जमीन खरीदने के बाद भी अगर आज तक जो है उसका रजिस्ट्री नहीं हुआ, आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है अगर वो जमीन को खरीद ले और जमीन की आज तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है तो उसको क्या करना चाहिए, उसके पास क्या विकल्प है, क्या वो अपना अधिकार जो है वो एक तरह से प्राप्त कर सकता है। अगर किसी के पास जमीन का पुराना रजिस्ट्री है, यानी पुराना रजिस्ट्री जो है वो है, लेकिन उस रजिस्ट्री के आधार पर वो अपना दावा पेश नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी पुराना सेल डीड हो या आप जमीन जो खरीदे हैं उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है या वो रजिस्ट्री का पेपर आपको पता नहीं चल रहा है, आप कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, रजिस्ट्री हुई या नहीं हुई ये भी आपको पता नहीं है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या आपको एक ऐसा कागजात मिला हुआ है कि सिर्फ जो है ये डॉक्यूमेंट है और सिर्फ एक तरह से इस पर लिखा हुआ है ना, इस एक तरह से इस पर जो है लिखा गया है, जो हुआ है ना इस पर लिखा गया है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। देखें, ये कह रहे हैं कि सर नमस्कार, मैं रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड से हूं और मेरे ससुर जी ने 1995 में जमीन खरीदी गई, परंतु उस समय उन्होंने स्टैम्प पेपर पर जो है एक तरह से लिखवा लिया, परंतु रजिस्ट्री नहीं है। आज हमारे पड़ोस वाले लोग हमें 4 साल से परेशान कर रहे हैं, जबकि कब्जा 1995 से हमारा, परंतु जिससे हम खरीद किए हैं अब उस मालिक के नाम पर उसका खाता एक तरह से निकल गया है। हम क्या करें, प्लीज जानकारी दें। अब आपको करना यह है कि वो दस्तावेज के आधार पे सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करें, सोचे नहीं, केस फाइल कर दें और उस दस्तावेज के आधार पर, इसलिए आप जमीन अभी आपके कब्जे में है ना, कल को अगर आपके हाथ से कब्जा चला गया, अगर वो व्यक्ति ठीक है आज अगर उस जमीन पे अगर रह रहे होंगे आप, उसमें जो एक तरह से आपका मकान होगा, तब तो इतना आसानी से उस जमीन का कब्जा आपके हाथ से नहीं जाएगा। तो आपके पास यहां पर 2 विकल्प हैं, दोनों विकल्प बताते हैं कि 2 विकल्प में से कौन सा विकल्प आपके लिए सही रहेगा और कौन सा विकल्प आपको करना चाहिए। पहला जो विकल्प ये है कि आप अगर यहां पर कब्जे में हैं और आपके पास कागजात है, लिखा हुआ है, रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो आप जो है सिविल कोर्ट में उसके ऊपर जो है केस फाइल कर सकते हैं। आपके कब्जे में है, सबसे बड़ी बात है आपके कब्जे में जमीन है, आप सिविल कोर्ट में क्या करेंगे है ना, यहाँ पर केस फाइल कर देंगे और साथ में जो है वो दस्तावेज भी दिखाएंगे जिस पर लिखा हुआ है, और हो सकता है कि उस पर सिग्नेचर भी हो। दूसरा विकल्प ये होता है कि आप ये लड़ाई अगर नहीं लड़ना चाहते हैं तो प्रयास करें कि वो व्यक्ति जो है वो जमीन की रजिस्ट्री, आपको अगर कुछ पैसा देना भी पड़े तो आप कुछ पैसा देकर उससे जो है लिखवा लें, इसलिए कि आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां उस लड़ाई में जीत हार जो है, आपकी जीत हो सकती है, आप हार भी सकते हैं। ये तो देखें को एक तरह से आपका पक्ष कितना स्ट्रांग है उस पर निर्भर करता है। कहीं ना कहीं सबसे यहाँ पर जो आपके लिए प्लस पॉइंट है इस कोर्ट केस में कि आपके पास कब्जा है, ठीक है, दूसरा आपके पास एक लिखित कागजात है, लेकिन अगर वो रजिस्टर नहीं है तो कोर्ट उसको जो है में सबूत के तौर पे आप पेश भी करेंगे तो वो उतना मान्य होगा नहीं। लेकिन सबसे जो अधिक यहाँ पर जो आपका ये पोजीशन है कि आप उसको जो है कब्जे में किए हुए हैं, कब्जे में रखे हुए हैं। और दूसरा जो विकल्प होता है कि इसलिए कि यहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर आपने तो जमीन की रजिस्ट्री कराई नहीं, जमीन की रजिस्ट्री कराई नहीं, देखें जमीन की अगर रजिस्ट्री नहीं हो तो उसका मान्यता तो होता नहीं है, अभी भी संपत्ति जो है पुराने मालिक के नाम पर है। तो आप प्रयास कर सकते हैं, अगर ये साबित हो जाता है, आपके पक्ष में फैसला हो जाता है, तो उस व्यक्ति को आपको रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, कोर्ट का आदेश आएगा और रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि अगर कुछ पैसा लेकर वो आपकी रजिस्ट्री करने को तैयार है, ठीक है, उतना वो जो है तंग परेशान अगर नहीं कर रहा है और सोच रहा है कि कुछ पैसे लेकर अगर वो सेटलमेंट करने को तैयार है, तो वो भी एक विकल्प है, ये भी आप प्रयास कर सकते हैं। तो दोनों विकल्प है, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। अगला सवाल है कि जमीन में अपना हक कैसे प्राप्त करें, कैसे मिलेगा कानूनी अधिकार। कह रहे कि सर हमारे पिताजी दूसरे गांव में थे लेकिन अपने फूफा के यहाँ बस गए, लेकिन वहां पर जमीन है। पटीदार सब बोलता है कि बेचा गया है सारा जमीन, लेकिन परदादा के नाम से जमीन है, रसीद भी कट रहा है, तो कैसे लें। देखें सबसे पहले तो आप पता कर लें, सही जानकारी पता कर लें कि जमीन अगर बेचा गया होगा, है ना, बेचा गया होगा, तब तो उस पर एक तरह से आप जो भी प्रयास करेंगे वो विफल साबित हो जाएगा।
लेकिन कहीं ना कहीं देखें, ठीक है, परदादा के नाम से रसीद कट रहा है, जो भी हो सकता है कि रसीद जो कट रहा होगा वो हिस्सेदार का ही हो। तो अगर आपकी जमीन वहां पर मौजूद है, आप देखेंगे कि आखिर हाँ, लेकिन इसका सही जानकारी कैसे आपको पता चलेगा? तो इसका एक नकल जो है, ये आप इंफॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो रसीद कट रहा है वो अंचल से प्राप्त कर लें। जो रेवेन्यू ऑफिस है आपका, जो एक तरह से क्षेत्र है वहाँ का, जो नज़दीकी एक तरह से रेवेन्यू ऑफिस है, वहाँ से आप एक नकल जो है वो निकालेंगे। नकल में क्या होगा कि नकल में आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन कौन प्लॉट को बेचा गया, ताकि आप पता कर सकते हैं उससे कि आखिर, इसलिए कि मामला आप कोर्ट में लेके जाएंगे और आप डिफॉल्टर साबित हो गए तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। कल को फिर आपके ऊपर कोई कार्रवाई करवा सकता है। इसीलिए खुद केस अगर करें तो कभी डिफॉल्टर साबित ना हो ऐसा, तो इसलिए उससे पहले जो सही जानकारी है वो प्राप्त कर लें। ठीक है, तो अब यहां पर जो है इंफॉर्मेशन के बाद ये अगर आपको पता चल जाएगा तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि आपकी कितना शेयर होना चाहिए, कितना बेचा गया है और कितना आपका बचा हुआ है। बचा हुआ है अगर वो देने को तैयार है तो ठीक है, नहीं तो उस पर केस फाइल करके आप पार्टीशन करके अपना जो शेयर है, अपना जो हिस्सा है वो कानूनी तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है 80 साल से जमीन पर मेरा कब्जा है। अब कोई दावा कर रहा है, बहुत लंबे समय से है, 80 साल मायने रखता है, आप समझ सकते हैं। 80 साल से अगर आप लोग रह रहे हैं और आज कोई बोल रहा है कि जमीन मेरा है, तो क्या कर सकते हैं? पूरा मकान भी न्यू मकान नहीं बनाने देगा, इस पर दावा कर रहे हैं। सर क्या करें? सबसे पहले जमीन का जो अभी डॉक्यूमेंट है, जो कागजात है, ठीक है, कागजात है, वो आप एक तरह से उसका नकल निकाल लें। नकल निकालने के बाद देखें किसका नाम दर्ज है। आप उस पर 80 साल से रह रहे हैं तो आप वो रहना भी नहीं छोड़ें, नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पर ठीक है, आप अगर मान लेते हैं उस पर मकान बना लेंगे तो इतना आसान नहीं है कि वो आपको हटा देगा। मकान जो हटा देगा, मामला कोर्ट में जाएगा, उसके बाद ही जो प्रक्रिया होगा। तो उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ठीक है हम अपना दावा पेश करें, आपको लगता है, ठीक है, आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि आप इतने सालों से कब्जे में हैं और ये प्रूफ करने में सक्षम है, तो आप उसके ऊपर केस फाइल कर दें। फिर आपको कोई नहीं रुक, उससे तो सवाल किया जाएगा कि 80 साल से आपका जमीन कोई दूसरा रखे हुए है, आप कहाँ थे। बाकी आप छोड़ दें उनके ऊपर, आपके जो वकील होंगे आप पता कर लें, जो आपके सिविल लॉयर हैं, है ना, आपके क्षेत्र के, बाकी उन पर छोड़ दें। वो सारा पेपर जो है, डॉक्यूमेंट अपने हिसाब से क्या सिचुएशन है, क्या मेंशन करना है, क्या होना चाहिए, हर चीज तैयार कर लेंगे। इसलिए कि आपका हर तथ्य को देखने के बाद उनको जो सही लगेगा उस हिसाब से वो अपना डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करके केस फाइल करेंगे। जमीन के खतियान में दर्ज है 15 आदमी का नाम, जमाबंदी एक ही के नाम क्यों हो गया? तो ये तो गलत हो गया, सरासर गलत हो गया। अगर खतियान अगर देखा जाए, ठीक है, खतियान में अगर 15 आदमी का जो नाम दर्ज है, आदमी का जो नाम है वो दर्ज है, ये करेंगे सर एक ही खतियान में जो है खाता में 15 आदमी का नाम है और 15 आदमी का खेसरा भी, रकबा भी और जमाबंदी भी एक ही आदमी के नाम पर हो गया, ठीक है। तो इसका क्या करना पड़ेगा? तो जमाबंदी को आप खतियान के अकॉर्डिंग रद्द करवा सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो एडीएम कोर्ट है ना, जो जिला कलेक्टर है, वहां पर आप जो है केस फाइल करके, यानी जमाबंदी कैंसिलेशन जो है, जो जमाबंदी कायम हो गया है उसको कैंसिल कराने के लिए, जो गलत तरीके से जमाबंदी कर दिया गया उसको कैंसिल कराने के लिए केस फाइल करेंगे। जिस व्यक्ति के नाम हो गया है उसको नोटिस भेजा जाएगा, पूछा जाएगा कि देखें आप भी अपना जवाब में कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें। अगर ये जमाबंदी सही में गलत तरीके से किया गया है ना, गलत तरीके से जमाबंदी अगर हुआ है तो उस केस में क्या होगा, अगर गलत जमाबंदी है तो फिर आपको जो है न्याय मिलेगा, यानी वो जमाबंदी को रद्द कर दिया जाएगा और साथ में यहाँ पर जितने भी शेयर हैं, जितने भी हक हैं, सभी के नाम से बाद में जो है, सभी के एक तरह से आप कह सकते हैं सहमति से या कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी के नाम जमाबंदी जो है वो कायम किया जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करना हुआ। अगर जिसके नाम खतियान में जितना व्यक्ति का नाम है, जमाबंदी में भी उन सभी का नाम दर्ज होना चाहिए। रही बात इसमें जो है कि खतियान में जितने व्यक्ति का नाम है, तो अगर कोई प्लॉट कोई एक व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी चला जाना, क्या ये गलत है? तो मैं कहता हूं कि ये गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर बंटवारा का दस्तावेज बना हुआ होना चाहिए।
और सभी हिस्सेदार उस पर सिग्नेचर भी करेंगे और इस बात की सहमति वहां पर देंगे कि ये शेयर जो है एक हिस्सेदार को ही मिला हुआ है। सवाल है जमीन से कब्जा कैसे हटेगा। क्या कहता है जमीन कब्जा कानून। सर मेरे दादी जी के जमीन पर किसी और ने जो है आकर घर बना लिया है। 1978 में दादी जी के जो पिताजी ने एक पेपर पर यह लिख कर दे दिया कि उन्होंने ये जगह दान में दे दी है और अंगूठा भी लगा दिया, मगर उनके नाम जो है नहीं की। अब वो जगह दादी ने मेरे चाचा जी के नाम कर दी है। क्या हम उस जगह से उसका कब्जा हटवा सकते हैं? तो देखें जो भी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई प्रॉपर तरीके से दस्तावेज नहीं बनाया गया, मान लेते हैं 1978 की बात है ना। अब पेपर पर एक तरह से लिख देने से, पेपर पर जो है लिख सिर्फ देने से किसी का कोई जमीन नहीं हो जाता है ना। इसलिए कि पहले भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाए जाते थे, आज भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। पहले भी सेल डीड तैयार होता था, आज भी सेल डीड तैयार होते हैं। सिर्फ जो स्टाम्प का वैल्यूएशन है, कॉस्ट है, वो बढ़ गया। पहले 100 के है ना, उससे पहले 50, उससे पहले 10 है ना। तो अभी आप देखें कि 1000, 5000 जो स्टाम्प है उस पर सेल डीड जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो ये तो राज्य सरकार का मान लेते हैं टैक्स। आप इसको खरीदते हैं, इतना कॉस्ट देते हैं, साथ में जो प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन का भी शुल्क एक परसेंटेज में लिया जाता है, जो आप कह सकते हैं 4% से 10% के लेकर सभी राज्यों का जो एक तरह से देखा जाए तो इसी के बीच में जो है उसका टैक्स है। तो ये तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, प्रॉपर्टी को बेचना, अगर आप ऐसे खरीद बिक्री कर रहे हैं तो ये टैक्स जो है देना पड़ेगा, है ना। और ये टैक्स उनको देना होगा जो प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। यानी अगर आप खरीद रहे हैं तो आप अपने नाम पर अगर जमीन की रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको सरकार को जितना भी गवर्नमेंट रेट का कॉस्ट होगा, जो भी आपके क्षेत्र में परसेंटेज है, मान लेते हैं आपके क्षेत्र में 7% है, तो 7% टैक्स जो है वो सरकार के अकाउंट में, सरकार के खाते में आपको जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो रजिस्ट्री का प्रक्रिया है, सेल डीड का जो आगे का प्रोसेस है वो किया जाता है। तो यहाँ पर अंगूठा लगा दे या जो भी कुछ कर दे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। रही बात अगर वो जमीन का उनके पास पेपर नहीं है तो आप कानूनी प्रक्रिया में जो है जाकर, है ना, जमीन से अगर आप कब्जा खाली करवाना चाहते हैं, है ना, तो कब्जा खाली जो है एक करवा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति से आप कब्जा खाली करवाना चाहते हैं तो आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा। कर्मचारी या सीओ नहीं कर रहा जमीन का म्यूटेशन, तो आपको क्या करना है। देखें, कर्मचारी और सीओ द्वारा जो है मेरा म्यूटेशन नहीं किया जा रहा है, उसके द्वारा मुझसे रुपया की मांग की जा रही है और नहीं देने पर वो लोग जो है बात नहीं सुन रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, जमाबंदी स्पष्ट नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो क्या करें। देखें, यहाँ पर अगर कर्मचारी के द्वारा अगर बात करें, कर्मचारी हो या जो यहाँ पर सीओ हो, अभी आप कहीं भी इनकी शिकायत लेकर जाएंगे, अगर जमाबंदी तो अगर स्पष्ट नहीं है तो वो साफ साफ ऑब्जेक्शन लगा ही देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर सब कुछ सही होता है तो आपको किसी भी हालत में वो आपके नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे ही, अगर किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो कर्मचारी और सीओ जो है वो अगर इस प्रकार जमाबंदी स्पष्ट नहीं है तो वो ऑब्जेक्शन लगाएंगे। अब वो विक्रेता है, विक्रेता के नाम जमाबंदी दर्ज ही नहीं है, ठीक है, और विक्रेता के मान लेते हैं पिता के नाम दर्ज है, पिता का उसका और भी हिस्सेदार हो सकता है। कल को अगर उसके हिस्सेदार कोई ऑब्जेक्शन लगा दे तो ये चीज है कि आप जिनके नाम जमाबंदी है या उनके जो वंशज है उनको आप लेकर जा सकते हैं, उनसे मिलवा सकते हैं उनको कि ये इसमें मेरा कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आपत्ति नहीं है और ये जमाबंदी हमारे पिता दादा जो भी है वो वहां पर एक तरह से स्पष्ट कर दे कि हमारे पूर्वज जो भी हैं, दादा है परदादा है, उनके नाम ये जमाबंदी दर्ज है। तो फिर आपको जो है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और आपका म्यूटेशन है, आपने जमीन खरीदा है तो आपका म्यूटेशन जो है वो कर देना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है
उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।